अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 108 स्टार्ट हो गया जी कैप 5 का। मेरे दोस्त कल 2 लेक्चर्स अब मैंने लिए थे, दोनों हो गए। तो फिर मैंने होमवर्क में कौन कौन से सवाल दिए थे IFRS 15 के 107 में। होमवर्क IFRS 15 का क्या था और क्या था? नहीं, मैंने IFRS 15 बोला 16वां और IS 1037 का तो वो मुल्तान वाला सवाल था ना, और तो कोई नहीं था ना। एक आधा सवाल उधर से भी और होमवर्क, बाकी का सवाल होमवर्क में कहा था कि आप पूरा कर लें। इससे मैंने आपको कहा था पास पेपर जो मैंने आखिरी वाला कराया था, जिसमें वो मैंने वारंटी का कराया था, कौन सा 25, ये इसका पार्ट 4 मैंने करवा दिया था। 1, 2, 3 आपको होमवर्क में दिए थे। कितने बच्चों ने इसको किया था जाके? ओके, मसला इसमें। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक का 5 है गालिबन, मुल्तान 6 है, मुल्तान पेट्रोलियम आई थिंक। इसमें प्रोविजन का नोट बनाना था, ये होमवर्क में दिया था। तो चलें, अब इसको तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ज़रा IFRS 15 स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, तो इस लेक्चर में मेन क्लास में तो IFRS 15 ही करते हैं। तो पास पेपर 16 कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? बच्चे ज़रा बढ़ गए। पास पेपर 16 एक बच्चे ने अटैम्प्ट किया, 2 ने किया। भाई आप दोनों को मसला आया इसमें? जो पढ़ाया था उसी के अंदर ही बात थी या एक्स्ट्रा कुछ है? मैं करा दूं सवाल। नहीं, पास पेपर 16, पास पेपर 16, हाँ 1 और 2, तो 2 तो क्लास वाला ही था, 1 भी तो करना था। ये पास पेपर 16 आप लोग कर लीजिए। अभी बाकी बच्चों ने करने की जहमत भी नहीं की, तो कह रहे हैं एक दिन और दे दें। तो फिर कल इसके ऊपर बात उठाते हैं कि कोई मसला है या नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम कर चुके हैं अभी तक 2 स्टेप्स को मुकम्मल। स्टेप 1 में ना 2 चीज़ें रहती हैं अभी, एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है और दूसरा एक और भी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन। तो ये कम्बिनेशन मॉडिफिकेशन ये पढ़ाऊंगा, अभी एंड पे ही पढ़ाऊंगा। फिलहाल स्टेप नंबर 5 रहता है, उसकी तरफ जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 क्या था? डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमिन करना है ट्रांजैक्शन प्राइस। तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जी? 5 चीज़ों का ख्याल रखना है प्राइस डिटरमिन करते हुए। 5 चीज़ों का ख्याल रखना है, बोलो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जी? जल्दी बोलो। वेरिएबल कंसीडरेशन का ख्याल रखना, यानी कि इंसेंटिव या पेनल्टी ऐड लेस करनी हो तो कर लेना। फिर दूसरा क्या ख्याल रखना जी? जल्दी बोलो। कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसीडरेशन है तो वो कोई कंस्ट्रेंट है तो कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स जो हैं वो तो सिर्फ थ्योरेटिकली था। तीसरा क्या था? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, तो उसका ख्याल रखना है। चौथा नॉन कैश कंसीडरेशन, तो उसका ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? फेयर वैल्यू उसको लेना है, बैलेंसिंग रेवेन्यू। और 5वां सबसे अहम, अजीब सी बात, पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। अगर ये हो तो जो अमाउंट सेलर कस्टमर को पे कर रहा था वो अमाउंट आपकी सेल को खा जाती है। अब वो खाना सीधी सीधी एडजस्टमेंट नहीं आती, बल्कि जिस तरह से आपने पास में देखा इस तरह से आती है। तो वो खाना परसेंटेज के तौर पे निकाल के रख लेते हैं, और जब जब सेल होती है प्रीपेड रिकॉर्ड किया होता है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं और रेवेन्यू बैलेंसिंग निकालते हैं। कोई मसला? ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 हमने पढ़ा था, एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। ये इस तरह से ना आपके दिमाग में बस ये नक्शा पूरा ऐसे करना है उसमें। तो अब तीसरा स्टेप यही था जो है, खत्म हो गया वो। चौथा स्टेप बस यही है जो कर चुके हैं। क्या? एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस को ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस, ठीक है? अब स्टैंड अलोन प्राइस अगर नहीं होगी तो 3 मेथड्स हैं उसको निकालने के, मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच और रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच में फिर हमने वो भी देखा था 11वां 10वां 11वां भी, कि वो कभी कभी नहीं भी होती है अप्रोप्रिएट, ये भी एक कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये चौथा स्टेप हो गया था। अब 5वां स्टेप आज हमने शुरू करना है, पता नहीं खत्म होता है कि नहीं होता है, सबसे अहम स्टेप, और वो स्टेप है रिकॉर्ड करो रेवेन्यू जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाओ। अब ज्यादातर सवाल हमने देखे थे गुड्स वाले, अभी सर्विसेज की तरफ गए नहीं थे, क्योंकि इधर गुड्स डिलीवर की, इधर रेवेन्यू ट्रांसफर हो गया। और सर्विसेज वाला रेवेन्यू जो होता था वो ओवर टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम नहीं होता, बल्कि ओवर टाइम रिकॉर्ड करते हैं। सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता देते हैं तो रेवेन्यू भी आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करते हैं। ये 2 ही चीजें हैं बस इस स्टेप 5 के अंदर। असल में तो स्टेप 5 क्या है? पीओ
सेटिस्फाई करो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। अब लड़ाई क्या होगी, पीओ सेटिस्फाई कैसे हो रही है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे या आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉर्मली मैं तफसील में जा रहा, नॉर्मली गुड्स के केस में हम रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि सर्विसेज के केस के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब स्टेप 5 की आज जो है वो लड़ाई शुरू करने लगे। तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करना हो अगर, तो कौन कौन से तरीकों से किया जा सकता है। ये बीच में क्या आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन स्टेप 1 का है। इस तरह सवाल आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में सवाल पड़े हैं ना, वो आते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। कुछ जो रह जाएंगे वो एंड पे फिर आपने खुद कर लेना है, देखूंगा आपके करने वाले ना हो तो मैं करवाऊंगा, लेकिन ये सवाल होते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के अंदर सवाल सारे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह तकरीबन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको अब प्लीज समराइज करते रहें। जैसे कह रहा हूं, अब 2 स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं हमारे, इसमें कुछ नहीं बचा। तीसरा स्टेप बड़ा मेन स्टेप है, बहुत कीमती स्टेप है, ये भी इंशाल्लाह आज नेड़े लग जाएगा, कल का दिन भी इस पे लग गया तो ये भी खत्म है। उसके बाद फिर पीओ सेट अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना, स्टेप 2, और स्टेप 1 में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बातें पढ़ ली थी, कुछ रहती थी, वो करना है तो हमारा स्टैंडर्ड पूरा है। फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, जैसे रॉयल्टी, ये लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, डिस्काउंट वाउचर होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें कुछ एक हैं। फिर रिसीवेबल वगैरह, यानी कि बैलेंस शीट साइड पर भी हमने रेवेन्यू को देखा, एसेट साइड पे या लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट को भी देखना होता है, ये कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो ये इसको ऐसे ही समराइज करते रहना है, चीज़ें इतनी नहीं हैं जितनी आपको नज़र आ रही हैं ऑन फेस ऑफ इट। हाँ है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हीं को तो इकट्ठा कर करके हम छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आज क्या दिन है, जुमेरात है, कल जुमे नहीं, हफ्ते तक तो ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही दिल में एक उमंग सी जागी थी कि हो सकता है हफ्ते को ख़त्म हो जाए और सोमवार से हम सिर्फ पास पेपर कर रहे हो, बट हम अपने पास पार्ट बी को लेके चल तो रहेंगे। ये कर लेंगे ना, वो बहुत करेंगे तो ये कर लेंगे कि हफ्ते वाले दिन की जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें शायद IFRS 15 ही कर लें, लेकिन हाजमे का मसला फिर भी है, देखूंगा जितना हजम हो सके, क्योंकि बेटा सारा सेशन जोर लगा के अच्छे अच्छे पढ़ते आए, एंड पे किसी दौड़ तो नहीं लगा सकते ना। मैंने ज़रूर थोड़ा इस दफ़ा टाइम बढ़ाया, लेकिन फिर भी मुझे ये देखना पड़ रहा है कि कितना ओवरडोज नहीं कर सकते ना, ओवरडोज नहीं करना, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी तो हमारा आपस का एग्रीमेंट है कि 15 जो है IFRS 15 जो है ये इस क्लास में तैयार करके हमने जाना है। तो अगर मैंने स्पीड मार दी तो आपको तो पर्चे प्रेप लीव में जाकर इसको तैयार भी करना पड़ेगा। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तैयार हो जाए और साथ में 37 और फाइनल अकाउंट भी तैयार हो जाए, उससे पिछला कंसोलिडेशन वैसे तैयार है, ताकि प्रेप लीव में हम जाएं तो फिर हमें वॉल्यूम 1 की टेंशन हो, ज़्यादा 2 की ना हो, 1 की भी नहीं होनी इंशाल्लाह। ये देखें जी, इसको छोड़ें, पहले ये देखें जी, अब एक ही फाइल को 2 जगह खोलना भी ना बड़ा मसला होता है। चलो खैर, स्टेप 5 पे मैं आपको लाना भी चाहूँगा। पहले मैं थोड़ी सी साइंस भी आपके साथ, थोड़ी सी साइंस भी डिस्कस करना चाहूँगा। ये लग रहा है मुझे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पे आ गया, विच रह गया किधर, ये लग रहा है मुझे, ये लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, सारे स्टैंडर्ड की जान, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का ही स्टैंडर्ड है ना, तो सारे स्टैंडर्ड की जान ये पॉइंट है। एन एंटिटी शेल रिकॉर्ड रेवेन्यू, अभी ना देखो कहाँ पे है, सिर्फ इधर से पढ़ लो, फिर सफा नंबर बता देता हूँ, कुछ इस पे लिखूंगा तो फिर इधर जाना, क्योंकि ये वापस दोबारा आगे पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं सिर्फ, चूंकि पता ही आपको स्टेप को यूं तरतीब से तो हम करते नहीं है, हम स्टेप को कहीं से भी पकड़ लेते हैं। जैसे हमने स्टेप 3 में डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस में जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो पहले दिन कर लिया था, लेकिन अब कल आके फिर उसको काबू किया। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ मैंने आज किस चीज़ को टारगेट किया हुआ है। बेसिकली मैं आपको रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करना आज सिखाना चाह रहा हूँ। कई सवाल इससे भी हो जाएंगे, लेकिन पूरा स्टेप आज नहीं पूरा होना, वो कल पूरा होना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू, वैसे पेज नंबर 471 है, लेकिन तो जाने की जरूरत नहीं। एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज पीओ बाय ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये यूं करके पढ़े नजर ऐसे, एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन एंटिटी सेटिस्फाइज पीओ बाय ट्रांसफरिंग, ये भी छोड़ो, सेटिस्फाइज पीओ टू अ कस्टमर। ठीक है,
बल ठीक है, ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज मतलब जो वादा कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे जैसे वो ट्रांसफर करते जाएं, वो गुड्स का वादा है या सर्विसेज देने का वादा है। जैसे आप बाजार से जाकर कोई स्टोर से कोई चीज खरीदे तो उसने आपको गुड्स ट्रांसफर की, कॉलेज में आपको सर्विसेज ट्रांसफर की जा रही। तो सेलर एंटिटी, सेलर रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू जब वो सेटिस्फाई करेगा ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज। अब एन एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन, हाँ ठीक है, एसेट को ट्रांसफर कब समझा जाता है, जब उसका कंट्रोल ट्रांसफर कर दे। अब इससे आगे ना इसके ऊपर लड़ाई चलनी है बहुत ज्यादा, कल पानीपत की जंग छिड़नी है। फिलहाल तो मैंने सिर्फ आपको यह बताना था व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज पीओ, ठीक है। अब जब एंटिटी ने सेटिस्फाई करना है पीओ को तो उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तब। अब पीओ सेटिस्फाई करने के दो तरीके हैं, मतलब दो तरह से पीओ सेटिस्फाई हो रही होती है। नॉर्मली जो गुड्स वाली ऑब्लिगेशन होती है वो नॉर्मली अभी ये देख रहे हो, ये कितने गया यार, ये ओए होए अखीर हो जानी है यहाँ पे आके। लेकिन बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर इस स्टैंडर्ड ने आके वो पुरानी तरतीब, पुराना स्टैंडर्ड जो होता था ना रेवेन्यू का, IAS 18 था, वो खत्म कर दिया था स्टैंडर्ड ने आके, उसको रिप्लेस किया था। उसके पुराने कॉन्सेप्ट को इसने यहाँ पे आके ऐसे उड़ा के रख दिया था। ये वो चीज़ है असल में, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब मौका आएगा। फिलहाल तो मौका नहीं है, फिलहाल तो इधर आए, सादा सी बात है, ठीक है। ये एंटिटी ने ट्रांसफर करना है जब पीओ को, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तब, ठीक है। अब पीओ सेटिस्फाई होती है दो तरह से, ठीक है। नॉर्मली ये गुड्स के केस के कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है, और फिर सर्विसेज के अंदर आगे ओवर टाइम का भी मामला है, ठीक है। अब इस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं आपको। अगर सादा सी बात पीओ सेटिस्फाई होगा नहीं अंग्रेजी, ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया कि कस्टमर को कहा जा रहा है, सेलर को कहा जा रहा है कि तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड करो जैसे जैसे तुमने पीओ को सेटिस्फाई किया। अब पीओ सेटिस्फाई होती है या तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में या ओवर टाइम। इस वक्त मेरी लड़ाई जो चल रही है वो क्या है, पीओ अगर ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता, तो रेवेन्यू भी ओवर टाइम रिकॉर्ड होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, सही है। अब इसको समझाने लगा हूं। अगर रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड ओवर टाइम, ये डिसीजन हम लेंगे ऊपर से पढ़ के, वहां पे जाकर लिखा नहीं हुआ था, अंग्रेजियां पढ़नी है, लेकिन फिलहाल डिसाइड हो गया कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है ओवर टाइम। अब ये डिसाइड कैसे हुआ ये नहीं पढ़ाया मैंने, डिसाइड करना कल सीखेंगे। डिसाइड हो गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है ओवर टाइम, तो उसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है फिलहाल वो सीख लें, ठीक है। तो इफ रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड, if revenue is to be recorded over time, अगर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है is to be recorded over time, तो मसलन कैसे करेंगे जी। सबसे पहले ना जी एक चीज होती है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्या जी, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे मैं सबसे पहले मिसाल आपकी ले लेता हूँ। आपने जब स्टार्ट में आकर कॉलेज में फीस जमा कराई थी, सेशन अब एंड आ गया ना, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेशन भी एंड, सिलेबस भी एंड में, उसी में सिखाया भी जा रहा है अब, ठीक है। ये कॉलेज वालों ने रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है, तो जिस दिन आपने फीस जमा करवाई थी उस दिन कॉलेज वालों के ऊपर ये लायबिलिटी थी, उनके जिम्मे था कि आपको ये कोर्स पढ़ाते। अब मिसाल के तौर पे आपका सेशन एंड हो रहा है 31 जुलाई पे, चलो 2-3 अगस्त कर लो, ठीक है। अगर कोई रिवीजन क्लास करनी पड़ती है तो वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, सही जा रहे हैं हम। बहरहाल मैं कह रहा हूँ, मैं 31 जुलाई जरा बोल रहा हूँ, फट ना लेना मैंने इस गलते, ठीक है। 31 जुलाई पे आपका सिलेबस एंड होना है। हो सकता है कॉलेज वालों का ईयर एंड तो 30 जून हो, 30 अप्रैल हो, 31 मार्च हो, 31 दिसंबर हो, यानी कॉलेज वालों का ईयर एंड और आपके साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है। अब कॉलेज वालों ने जब ईयर एंड करना है तो उस वक्त उन्होंने देखना है कि कितनी सर्विसेज आपको दे चुके हैं, सिर्फ उस हद तक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी को लायबिलिटी में रखना है, ठीक है। अब इसके ना मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी ये सवाल है, मिसाल के तौर पे ये सवाल है ना, ये पेज नंबर 516 वाला सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मसलन एट स्टार्ट ऑफ 2010
इतने बिल्डर आ गए, चलो आपके दिन में कॉलेज था, एट स्टार्ट ऑफ 2010 a builder started construction of house for Sir Asif. It will take 4 years to complete the house. Revenue agree किया गया है 8 million with no penalties और bonus. अब इसमें ना एक चीज ऐड कर लें मेरी तरफ से, 4 years to complete the work है, लेकिन साथ ही revenue is recorded over time. Revenue is to be, मतलब ये सवाल में लिख देता है नॉर्मली, नहीं तो ऐसी इंडिकेशन देता है कि पता लग जाता है हमें। पेज नंबर 516 पे सवाल आ गया, ठीक है, वो इंडिकेशन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नॉर्मली सवाल में लिखा होता है, और शुरू वाले आज और कल वाले सवाल वैसे भी लिखा होगा, तो मैं भी लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि रेवेन्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मीट करता है क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर टाइम। कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द क्राइटेरिया। असल कहानी तो ये है, असल वाली अंग्रेजी लिख रहा हूं मैं, आज पहला दिन नहीं लिख रहा हूं, देखी जाएगी, क्योंकि कल हमने यही तो क्राइटेरिया सीखना है, तो पता होगा अच्छा ये क्राइटेरिया था जिस बेस पे सर आसिफ वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्डर ने ओवर टाइम कहा था, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द क्राइटेरिया। असल में ना ऊपर हेडिंग ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ना, तो ऊपर लिख दिया रिकॉर्डिंग ओवर टाइम, तो मतलब ये ओवर टाइम है। पीछे साइंस क्या है वो तो बाद में पढ़ाई जाती है ना, इसलिए लिखी हुई थी। मैं साइंस लिख रहा हूं, लेकिन साइंस नहीं लिख रहा, सिर्फ उसका कंक्लूजन लिख रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर टाइम, ठीक है, रेवेन्यू ओवर टाइम। अब ये जब लिख लिया, पता है असल में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपके ज़हनों में पता है क्या बैठा हुआ है, भाईजान बिल्डर की तो एक ही ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन क्या है, सर को घर ट्रांसफर करना, तो घर चौथे साल ट्रांसफर होगा तो रेवेन्यू चौथे साल रिकॉर्ड कर लें। अब यहां पर कल पढ़ाऊंगा आपको, असल में विचली गल पता है कि ये प्लॉट सर आसिफ का होगा। तो ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, फिर मैं भाग आया वहां से। वो लाइन क्या थी कि पीओ कब सेटिस्फाई होती है, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो, जब कंट्रोल। तो ये सर वाले घर की नेचर ऐसी है कि जितना घर बन जाता है वो सर को ट्रांसफर हो जाता है कंट्रोल। सर को नहीं पसंद आया वो कॉन्ट्रैक्टर ये वाला, सर कहेंगे यार बुनियादें पड़ गई, मैं ठीक है जाओ यार मैं किसी और से करा लूंगा, वो अपनी ईंटें तो नहीं उतार के लेंगे, उसकी है ही नहीं, ठीक है। दूसरी मिसाल क्या है, इसने घर बनवाना है लेकिन इसकी जगह अपनी नहीं है, ठीक है। इसने क्या कहा बिल्डर को, मुझे बस एक घर चाहिए। अब बिल्डर ने प्लॉट अपना लिया, उस पर घर बनाया, जब घर बन गया तो चाबी इसको हवाले करेगा, तो उस बिल्डर का पीओ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगा, जबकि इस बिल्डर का, अब ये विचली गल कल बताऊंगा, यानी कि अंदर खाते बात क्या है ये कल बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात जेन भी बना लेना थोड़ा सा आपको, असल कहानी क्या होगी जिस वजह से ये क्राइटेरिया मीट कर गया है, कि मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं ये प्लॉट सर आसिफ का होगा, तो इस वजह से क्या होता है कि आपको कंट्रोल साथ ही साथ, जितना घर बन जाएगा वो सर आसिफ का है, तो फिर बिल्डर सेलर कहेगा जितना मैंने काम कर लिया उतना मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड ओवर टाइम, ठीक है। चले छोड़े ये ऐसी बात किस तरफ लेके जा रहा हूं, अभी तो ये बात हमने करनी नहीं, हद होगी, ठीक है। अच्छा सर आसिफ की मिसालें मिलती हैं यहाँ पे, है ना, चले हैं, फिर में पेट्रोल में भी है सर का, अच्छा टैक्स की क्लास में, अच्छा सर आसिफ बेचारे सही हमारे हाथ आए हुए हैं ना, शरीफ आदमी है। अच्छा जी, भाई है ना, अपने भाई हैं, आपके भी भाई हैं। अच्छा अब रेवेन्यू एग्री कितना किया गया है, 8 लाख विद नो पेनल्टीज और बोनस। मैं आपको मिसाल दूं, आपकी कितनी फीस दी थी आपने स्टार्ट के ऊपर इस एक पेपर की, 25,000 फीस दी थी, बड़ी फीस दी थी यार, 25,000 फीस दी थी। अब कॉलेज वालों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था इसका, अब मिसाल के तौर पे ये 4.5 महीने का, हम इसको 4 महीने बोल दें, वैसे 5 महीने बढ़ रहे हैं, 4.5 ही बने, 4.5। कब क्लासेस स्टार्ट की थी आपने, 15 मार्च को हैं, रमजान 12 मार्च को, चलो तो अभी 31, मैंने 4.5 बनते हैं, 4.5 हम जरा 4 बोल देते हैं इसको, ठीक है, 4 आसानी के लिए, ठीक है। अब कॉलेज वालों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था, और मिसाल के तौर पे 30 जून कॉलेज वालों का ईयर एंड है, कॉलेज वालों ने कहा टोटल 4 महीने सर्विस देनी थी, 3 महीने इनको दे ली, 30 जून तक, 31 जुलाई पे खत्म हो जाना ना, मिसाल के तौर पे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी समझो जैसे अप्रैल को शुरू हुआ है 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, ये आइडियल सिनेरियो। अब 3 महीने गुजर गए, 1 महीना रहता है। अब इसको आप मंथ बेस के ऊपर, टाइम बेसिस के ऊपर अगर बांटना चाहें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 25,000 में से 25,000 कितने महीनों का रेवेन्यू है,
4 का कितने महीने की सर्विस दे लिया इनको, तो 3/4 कर दे, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। बेसिस है, कोई एक बेस हो। कॉलेज ने कहा नहीं, हम ना कोर्स कंप्लीशन की बेस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू। तो 30 जून तक सिर्फ, अब वैसे तो बनता है 25 और 25 50 और 25 75%, लेकिन आपको पता है आखिरी महीने में ज्यादा कोर्स कवर होता है। असल में आखिरी महीने में चीजें वो चलती हैं जिसमें सारा कुछ इकट्ठा हो रहा होता है। खैर चले वो तो आपका मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है। कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि जितना परसेंटेज ऑफ कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हमने उस बेस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। तो अब फिर उन्होंने हमसे पूछा 30 जून पे, जी FAR2 में कितना सिलेबस हो गया? हमने कहा यार यही कोई 60% हो गया है। ठीक है, इसका आंसर बताओ जरा। 25,000 × 3/12 सिर्फ टाइम बेस पर किया तो जी 18,700 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते थे कॉलेज वाले। 750। अच्छा, दूसरा क्या ऑप्शन आया? मैंने कहा नहीं जी, हम तो कोर्स कंप्लीशन की बेस पर जो है ना, मुख्तलिफ बेसिस हैं, कोई एक बेस हो सकती है, हम कोर्स कंप्लीशन की बेस पे जी रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू। अब फिर कॉलेज वालों ने, अकाउंटेंट ने उस्तादों से पूछा, तो हमसे FAR2 के बारे में पूछा, तो हमने कहा यार 60% हो गया, बाकी 40% आखिरी महीने में हमने फड़का देना है, मिसाल ले रहा हूँ। ठीक है, अब फिर कॉलेज वालों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहा 25,000 का कितने % रिकॉर्ड कर सकते हैं इस बेस पे चलने हैं, तो कितना बना? 15,000। ये भी वही बेस है। कॉलेज ने कहा नहीं, असल में ना हम ये चाह रहे हैं कि कितने टीचर्स के कितने आवर्स लग गए, हम लेबर है ना कॉलेज वालों की, ठीक है, तो हमें उन्होंने पे करना है। ठीक है, हमें उन्होंने पे करना है, तो टोटल मिसाल के तौर पे अगर कितने घंटे पढ़े, टोटल अगर 200 घंटे आपने पढ़ना था, ठीक है, तो हमने उनसे 200 घंटे के चार्जेस लेने थे। कॉलेज वालों ने कहा नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हम ये नहीं देख रहे कि कितना कोर्स कंप्लीट हो गया, इसको तो साइड पे ही कर दो ना, ये तो वैसे ही जरा बिल्कुल ही जनरल था ना, ये तो क्या टाइम बेसिस था, ये एक बेस है। ठीक है, इस बेस में क्या है, कस्टमर को क्या मिल रहा है, कस्टमर को क्या मिल रहा है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी। ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60%। अब कॉलेज ने कहा नहीं, कस्टमर को क्या मिल रहा है ये नहीं, सेलर का क्या लग रहा है, यानी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लग गई, कितनी टोटल लगनी थी, इसकी बुनियाद पे हमने ये रेवेन्यू निकालना। हमने कहा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 25,000 को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं जितनी कॉस्ट लगनी थी और जितनी लग चुकी है उसकी बेस पर, यानी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने कोर्स कंप्लीशन के हिसाब से नहीं निकालनी, बल्कि आपने अपनी कॉस्ट टू बी इनकर्ड और कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट की बेस पर निकालनी है। मैंने कहा हाँ। हमने कहा ऐसा है, एक्स्ट्रा क्लासें होनी है ज्यादा आखिरी महीने में, टोटल तो 200 घंटे इन्होंने पढ़ना था, लेकिन 200 घंटे में से अभी आखिरी महीने के अंदर इंशाल्लाह इन्होंने कुछ 70 घंटे ज्यादा हो जाएगा, 60 घंटे इन्होंने आखिरी महीने में अभी पढ़ना है, तो अभी तक 140 घंटे ये पढ़ चुके हैं। अब परसेंटेज निकालनी है, तो हमने कहा जी 140 × 100 रुपया पर आवर, ये कॉस्ट कितनी बनती है बोलो? ठीक है, इसको डिवाइड कर दें 200 × 100, कितना जी? यानी कॉलेज वाले ने कहा हमें 20,000 की कॉस्ट टोटल पढ़नी है इसे एक पेपर की, जिसमें से 14,000 की कॉस्ट हम पे कर चुके हैं, उस्ताद अपने घर ले गए हैं ये पैसे। तो ये क्या है, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कस्टमर को क्या मिल रहा है, ये सेलर का क्या लग रहा है, ये दो, इसको कहते हैं इनपुट, इसको कहते हैं इनपुट, इसको कहते हैं आउटपुट। ये इनपुट मेथड है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट की बेस पे निकली है, कितनी निकली है बताओ, कितनी निकली है? इंटू 100 करो, 14,000 × 20,000, क्या मतलब टोटल कॉस्ट हमारी लगनी है पूरे प्रोजेक्ट में 20,000, उस प्रोजेक्ट में अभी हमारी 14,000 रुपए की कॉस्ट लग चुकी है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालो कितना, मतलब इस हिसाब से देखें तो, कॉस्ट के हिसाब से देखें तो कितना हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बोलो 14/20, 70%, तो 70% स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई। अब ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, ये भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, ये कोर्स कंप्लीशन की बुनियाद पर थी, ये भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकली है, ये किस बेस पर है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड। कितना रेवेन्यू आ गया? 17,000, फिर कोई, अच्छा 17,500 तो पहले कोई नहीं था। मेरी बात समझ आई? अब ये कोई बेसिस होंगी, जो बेसिस कहेगा वो यूज कर लेंगे, लेकिन सादा सी बात है, सादा सी बात है। असल में आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने निकाली, ये तो एक्सपर्ट ने बता दिया, आपकी बिल्डिंग के एक्सपर्ट ने आके बता दिया, और आपके सिलेबस में आपके उस्ताद ने बता दिया,
कितने % वर्क कंप्लीट हो गया, ये सर्वेयर ने बताया, ठीक है, जिसको पता था इस काम का। ये क्या है, ये एंटिटी ने खुद निकाल लिया। हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 है और अभी तक हम उसमें 14,000 खर्च कर चुके हैं, तो कॉस्ट की बुनियाद पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ली कि हमारा कितना % प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 70%। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन रेवेन्यू पे लगानी है वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने कॉस्ट पे भी लगानी है, क्योंकि आपको पता है 2 एंट्रीज होनी है, रेवेन्यू की एंट्री होनी है डेटर या कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, तो साथ ही दूसरी एंट्री आपको करनी पड़नी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। करनी पड़ेगी। ये एंट्री सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सर्विसेज में भी इन्वेंट्री होगी, देखना करते हैं कैसे होगा, देखेंगे, अभी सीखने चल रहे हैं ना, चलने दो फिलहाल, ठीक है। उस्ताद की इन्वेंट्री नहीं होती है, बता देता हूं, समझ आ जाएगी। फिलहाल तो मैं ये कहने निकला था आपको कि इफ रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन टाइम, तो डिफरेंट बेसिस हो सकती हैं, तो ये आपका सवाल आ गया। बिल्डर 8 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया मीट कर चुका है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है ओवर टाइम। अब ये स्टार्ट ऑफ 2010 पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे तरीका ए जो है ये करते हैं तो फिर हम सोचते हैं तरीका बी और सी नहीं है, ठीक है ना, सी और डी, बी सी और डी नहीं है। इधर देखो अब, हाँ जी, बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर 10 2 आउट ऑफ 5 फ्लोर्स आर कंस्ट्रक्टेड। अब ये मुझे इतना बताते चलो, किसी एमसीक्यू में आना जाए, वैसे इसकी जरूरत सवाल में नहीं पड़ती, वो तो जो बेस पर हम कर लेते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू की बेस पर, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताते चलो, ये जो मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा कि 2 आउट ऑफ 5 फ्लोर्स कंप्लीट हो गए हैं रासिफ के, ठीक है, ये सेलर निकाल रहा होगा, ठीक है, तो वो जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकल रही है, ये जो मेथड यूज कर रहा हूं मैं 2/5 कर रहा हूं, इसको मैं इनपुट मेथड कहूंगा या आउटपुट? इनपुट या आउटपुट? भाई सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सेलर ने इनपुट करना है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और घर बन के मिलना है सर आसिफ को आउटपुट, तो ये आउटपुट मेथड है। वैसे मैंने कहा किसी एमसीक्यू में ना आ जाए, चलिए छोटे दफा करें। अब तरतीब क्या होगी सवाल की? ए पार्ट, सबसे पहले आपने सारा रेवेन्यू लेना है और उसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रिकॉर्ड करना है 31 दिसंबर 2010 पे, ठीक है। उसके बाद सारी कॉस्ट लेनी है, उस पर भी वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगानी है जो आपने निकाली है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब सबसे पहला काम, मार्कर चाहिए मुझे, सबसे पहला काम स्टेप, हम एक फॉर्मेट रख लेते हैं। अच्छा, आज जो है ना, अभी आपने अगले साल में नहीं जाना, इस साल की एंट्रीज भी आपके सिलेबस में है, ये जो अभी कर रहे हैं, सीखेंगे इंशाल्लाह। अगले साल की एंट्रीज नहीं है, लेकिन हम अगले साल में सवाल पहुंचाएंगे जरूर, आज ही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जरा स्टेप 1, इस पौड़ियां चढ़नियां होंगी ना, सीढ़ियां चढ़नियां, पहली सीढ़ी तो चढ़े जरा। पहले अभी सिर्फ क्या सीख रहे हैं हम कि हमने अगर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर मीट कर गया क्राइटेरिया के, रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू ओवर टाइम, तो हालांकि 31 दिसंबर 2010 पे बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन बिल्डर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया मीट कर चुका है टू रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम, ठीक है ना जी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 19 है, और पेज नंबर बता दो, बाद में मिलता नहीं। 5। अब इधर देखो, ए पार्ट, डी तक जाना है। ए पार्ट रिक्वायरमेंट वैसे क्या है? कैलकुलेट रेवेन्यू, वो सिर्फ रेवेन्यू का है उन्होंने, लेकिन मैं ना फॉर्मेट अभी से बना लूंगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। पहली बात तो लफ्ज बदल दिया मैंने, अब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। मेरे बच्चों, कॉलेज को सोचो, कॉलेज को उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो उस रेवेन्यू कमाने के लिए उनको जो कॉस्ट पड़ रही हैं, ये कॉस्ट हमारी कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा। पर उसने प्रॉफिट नहीं मांगा इस सवाल में, आगे किसी में मांगना है, हम तो तैयारी भी से शुरू करें ना, ठीक है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू सारा रिकॉर्ड कर लें। क्या सारा 8 मिलियन बिल्डर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले? नहीं, सारा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ। सारा ना करे, सारा ही ना कर ले, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बना ले अपनी, कुछ कर ले। हाँ, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मीट कर गया क्राइटेरिया के रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करो। इसका मतलब ये होता है जितना काम कर चुके हो उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। कितना काम कर चुके हो यही तो निकालना है, यही स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज है।
कितना काम कर चुके हो? हमने कहा जी एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए। तो वर्किंग नंबर 1 में हमने आकर स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालनी है। अब सवाल में जो गिवन होगा डेटा उस हिसाब से, जैसे मेरे इस सवाल में क्या गिवन है कि 5 स्टोरियां बनाकर देनी है सरासिफ को, बिल्डर ने 2 बना ली हैं। तो इधर देखो, ये देखो स्टेज ऑफ कंप्लीशन, देखो देखो 2 बिल्डिंग्स floors completed, floor completed 2 as a percentage of total floors to be completed over the contract 5 into 100, 40% काम हो गया जी। इस मेथड से अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाले तो 40% काम हो गया। भाई कोई रीजनेबल बेसिस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ने कोई पाबंद नहीं किया कि तुम ये मेथड लगाओ या वो मेथड लगाओ। बस इतनी सी गुजारिश है स्टैंडर्ड की कि जो मेथड लगाकर रेवेन्यू बुक किया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी उसी पर ही, उसी यानी वही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपने आगे भी यूज कर लेनी है। ठीक है, सही है। ये थोड़ी सी मजबूरी है, इसी वजह से आगे जाके थोड़े मसाइल आएंगे बस। ओके, अब ये देखो जी, सारा रेवेन्यू ले लो, सारा रेवेन्यू ले लो। कितना रेवेन्यू सारा? 8000। ठीक है जी, या इन्हों इधर करिए या उधर करिए, विचार फंस गया। सारा रेवेन्यू ले ले, सारा रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू कितना है? 8 मिलियन। ठीक है, 1000 ही कर लो और उस पर लगा दो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो अभी अभी आपने वर्किंग 1 में निकाली है। वो कितनी है? कितनी है? 40%। सारा रेवेन्यू लेना है, सारा रेवेन्यू लेना है और उस पर 40% लगाना है। तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में भी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में भी सारी कॉस्ट लेनी है। क्या करना है जी? सारी कॉस्ट लेनी है, सारी कॉस्ट लेनी है। ठीक है, और सारी कॉस्ट पर वही परसेंटेज जो ऊपर नजर आ रही है वही लगा देनी है। ठीक है, ऐसा ही कर लें जरा, इन दोनों को इधर ले आए जरा, मैं आमने सामने रखना चाह रहा हूं। ठीक है, सारी कॉस्ट इनटू यही 40%। ठीक है, तो भाई इधर इधर आ जाता हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ वापस। ठीक है, अच्छा ये मैं जरा आमने सामने रखना, जरा बोर्ड बीच में आ गया, माजरत। ठीक है, तो कितना है टोटल रेवेन्यू? सारा रेवेन्यू कितना है? सवाल में से उठाएंगे जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा रेवेन्यू कितना है? अब इसी में सारी चीजें आएंगी। मसलन यही बिल्डर होता, सरासिफ ने कहा होता अगर तुमने जल्दी काम कर लिया तो तुम्हें इतना बोनस मिलेगा। चल रहेगा, मैं कर लूंगा, तो 8000 जमा 800 भी कर लेगा, जो 800 अगर बोनस है तो, पेनल्टी है तो माइनस भी कर लेगा। ये फिगर निकल आई, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है, यही रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड होनी है, लेकिन एकदम नहीं हो सकती क्योंकि पीओ सेटिस्फाई हो रही है ओवर द टाइम, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर द टाइम। बात समझ आई है कि नहीं? अच्छा, तुम तो लेट आए हो, तुम्हें कैसे समझ आ गई? अच्छा, तो 8000 इंटू सारी सेल इंटू 40% और फिर सारी कॉस्ट इंटू 40% करेंगे। ठीक है जी, तो क्या आ गया जी? रेवेन्यू जी, रुपीज इन थाउजेंड्स है 3200, 3200 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया। अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे कॉस्ट सवाल में बताई नहीं गई। आपको सवालों में कॉस्ट दे देगा जी, है, तो जब कॉस्ट दे देगा तो फिर कोई मसला नहीं है, आप कॉस्ट भी निकाल लोगे, उस पर 40% लगा दोगे। क्या ख्याल है? बात समझ आई है ना? तो फिर दोनों एंट्रीज हो जाएंगी। कैश आ गया तो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, नहीं आया तो रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, पहले आया हुआ था तो एडवांस लिया हुआ था एडजस्टमेंट करोगे। ये सारे मसले आएंगे, पर फिलहाल लड़ाई किसकी चल रही है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू स्टैंडर्ड रेवेन्यू का है ना, तो रेवेन्यू के पीछे पड़ा हुआ है। रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होना है? रेवेन्यू 3200 रिकॉर्ड होना है, बाकी से उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर वो तो आगे हमने पढ़ना भी है, अभी मैंने कहा ना, अभी आगे हमने पढ़ना है वो रिसीवेबल वाला, एक नई चीज कॉन्ट्रैक्ट एसेट। सुभान अल्लाह, इनको जब नेट करेंगे तो नेट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन चूंकि मुझे अभी तक कॉस्ट का नहीं पता, इसलिए मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, पर मैंने किसी और सवाल की तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बुनियाद बन रही है ना। बुनियाद क्या है? ये वर्किंग। अब सवाल में आपसे क्या करेगा? इसकी एंट्रीज भी करा सकता है, पहले साल में कहीं एंट्री कर दो, या ये कह सकता है ये हुआ है, उन्हें चवल मार दीजिए, उसने गलती कर दी है, तो ओरिजिनल पता होगा तो करेक्शन भी कर लोगे। ठीक है,
यही है बस, ये बुनियाद है, बुनियाद पक्की रखनी है, फिर ऊपर जो मर्जी होता है। कल हमने बुनियाद पक्की रखी थी सेलर टू कस्टमर की, उसके बाद फिर प्री पेमेंट आई, एक रूल बना लिया, अब जो मर्जी करता है। अब आप पासवर्ड का सवाल किया, मैंने पढ़ना भी पसंद नहीं किया, मैंने कहा ये वही लग रहा है करो, बाद में पढ़ भी लिया था खैर एंड पे, लेकिन पहले मैंने होमवर्क दे दिया था कि देखी जाए, क्योंकि जब एक बात बाउंड्री बना दी ना, एक कॉन्सेप्ट की बाउंड्री बना दी, उसके अंदर जो मर्जी करता रहे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से लेके चले, ठीक है। अब या तो ये होगा या कोई और, या कोई और, ये नहीं हो सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट के 4 तरीकों से रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ पड़ा, कोई एक तरीका लगाएगी एंटिटी बिल्डर, कोई एक तरीका, वो ये तरीका लगा ले, या वो कहता है जी रेवेन्यू कैलकुलेट करो। अब इंडिपेंडेंट सिनेरियो का मतलब ये होता है, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे करो, लो 20% वर्क क्या हो गया कंप्लीट। ये तो ऐसे ही है जैसे हमसे पूछा था थोड़ी देर पहले कॉलेज वालों ने, कितना सिलेबस कंप्लीट होगा, हमने कहा था 60%। तो सर्वेयर ने क्या कहा है आके, सर्वेयर ने, मतलब सर्वेयर ऐसे होगा ना कि हमारी क्लास का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था कॉलेज वालों ने, तो उन्होंने कहा जरा सिलेबस कितना हो गया कंप्लीट, चेक करके आए। तो चेक करने सरद नान आए, उनने पूछा आप लोगों से आके, बल्कि देखा आप लोगों के रजिस्टर को, देखने के बाद सर्वेयर थे, सर्वे कार्यक्रम ने कहा हाँ 30 जून पे इनका 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये क्या है, सर्वेयर, सर्वेयर ने भी जो बताया है ये आउटपुट है कि इनपुट है। कस्टमर को क्या मिला है, बिल्डिंग जितनी बन चुकी है, सर्वेयर ने वही आके देखा है, ठीक है। कितना परसेंट काम कंप्लीट है, ये भी क्या है, आउटपुट ही है, ये भी क्या है। खैर सवाल आसान हो गया, सवाल आसान हो गया। क्वेश्चन पार्ट बी आ गया जी, बी के अंदर वही, ये देखो रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा इधर देखो जरा, सारा रेवेन्यू, सारी कॉस्ट, ठीक है, सारा रेवेन्यू पकड़ना है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से परसेंटेज लगानी है, और सारी कॉस्ट पकड़नी है, उसमें परसेंटेज लगा देनी, ठीक है। सारा रेवेन्यू हमारे पास है, सारी कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो कोई गल नहीं, 8000 तो लिखो ना। अब वर्किंग वन मैं करने आया, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, वर्किंग वन ही लिखूं, चलो एक ही सवाल है जी कहते हैं आप, मैं वर्किंग टू कह देता हूं। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं जी क्या है, आपने कहा आगे क्या जाने की जरूरत है, आज तो गिवन ही है, तो बहुत कम होगा कि ये गिवन हो, जब गिवन होगी तो याशी हो जाएगी, हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, सही है। अच्छा अब आप कहोगे यार ये तो कोई बात ना हुई, मंजिलों के हिसाब से तो ये है, तो भाई सर्वेयर ने देखा होगा ना आके, मिसाल के तौर पे सर्वेयर ने तो आके किताबें खुलवा ली, रजिस्टर खोल लिए, उसने आपसे पूछा सर्वेयर ने आके, तो फिर पता लगा कि असल विचली गल की है। टाइम तो 75% गुजर चुका था थोड़ी देर पहले 30 जून पे, लेकिन काम इन्होंने सिर्फ 60% किया है हाले तक। तो कॉलेज वालों को जाके बताएंगे सिर्फ 60% किया है, कॉलेज वाले भी खींचेंगे और रेवेन्यू भी थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बाकी 40% अभी कंप्लीट करना है। तो सर्वेयर ने आगे देखना, उन्हें कहना हाँ बारों बार तो सब सही लग रहा है, अंदर अभी ना कोई टाइलें लगी हैं, ना कोई दरवाजे लगे हैं, ना कोई सीलिंग हुई है, तो अंदर खाते काम तो काफी रहता है अभी, तो उसने 20% कह दिया, ठीक है। तो ये उसकी मर्जी है, आप कोई एक बेस लेनी है, आप डिसाइड कर चुके ये बेस, तो फिर जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे उतनी ही कॉस्ट। लेकिन ये पॉलिसीज होती हैं कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी होती हैं, फिर ये भी ध्यान में रखना। बहरहाल अब ये 20% लिया, अब आपने यहां पे आकर लिखा 20%, और यही 20% इंपॉर्टेंट थिंग इज यही यहां पर भी लगना है, ओके। हो जाएगी 4, अल्लाह करसी। अभी आहिस्ता आहिस्ता कंजूसी आने लग जाएगी ना, ठीक है। अभी यहां पे भी थोड़ी सी कंजूसी हो सकती है, जरा तमीज से भी लिखा जा सकता है सारी कॉस्ट, ठीक है। अब दिल से कह रहे ना, हाँ तो करो ना तमीज, है ही नहीं तमीज, तो ऐसे कहते हैं उस्ताद को, नाफरमान औलाद, जाते जाते आप यूं करोगे हैं जी, फरमाइए, फरमा देंगे आज 1600 और इतने 100 इज इक्वल टू इतने 100 का प्रॉफिट पहले साल में। अब अगला साल जब आएगा तो मजीद रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और मजीद कुछ कॉस्ट भी आएंगी, और इसी तरह से कहानी चलती जाएगी। तो ओवर टाइम का मतलब ही यही है, आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। ज्यादती है ना बिल्डर के साथ कि वो 4 साल काम करता रहे और जाकर सिर्फ चौथे साल रेवेन्यू, ये तो चौथे साल के साथ भी जाती है, और जो पहले दूसरे तीसरे साल के साथ भी जाती है। पहले दूसरे तीसरे साल में रेवेन्यू आना नहीं, चौथे साल में एकदम ज्यादा आ जाना है,
स्टैंडर्ड कहता है नहीं ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, क्राइटेरिया बताया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मीट कर रहा है, तो स्टैंडर्ड ने कहा आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, ठीक है, एकदम नहीं। और जो इसका घर है वो तो बिल्डर का अपना ही है, तो वो इन्वेंट्री बना के रखेगा, जब कंप्लीट कर लेगा इन्वेंट्री सेल करेगा एकदम से, और ठीक है ना। वो फिर और क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो उधर जाएगा ना, वो क्राइटेरिया तो कल पढ़ाना है। वैसे मैंने मिसाल में समझा भी दिया आपको, अगर प्लॉट इसका भी अपना होता तो फिर इससे भी रेवेन्यू ओवर टाइम सेलर रिकॉर्ड करता, लेकिन सेलर ने कंट्रोल एक दफा ही इसको ट्रांसफर करना है चौथे साल जाके, तो फिर ये 4 साल सुकून मारेगा, ठीक है। और भी बातें हैं बीच में, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल सादा सी बात की, क्राइटेरिया मीट कर गया रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का ओवर टाइम, तो करो ओवर टाइम, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब तीसरा इंडिपेंडेंट सिनेरियो आता है, देखते हैं इसमें क्या तरतीब रखी जा रही है। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, हाँ जी। ऑन 31 दिसंबर 10 कॉस्ट इनकर्ड 10 में कितनी है 2000, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये एस्टिमेट है, चेंज भी हो सकता है, अभी सवालों में देखेंगे। फिलहाल तो क्या है, आज खड़े होकर क्या अंदाजा है, ये पूरा प्रोजेक्ट देखो, बिजनेसमैन है, बिल्डर बिजनेसमैन है, उसे पता है कि मेरा एक घर बनाने में इतनी मंजिलों का स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने रेट रखा होता है ना, तो उनको अंदाजा होता है ना कि जी इतना घर मैंने बनाना है तो मेरा अंदाजा इतनी कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर अपना एक मार्जिन रखता है और फिर आपको सेल प्राइस कोट करता है। फीस बिल्ला थोड़ी बनाकर दे रहा है सर आसिफ को, 80 लाख रुपए का घर बनाकर दे रहा है अगर, तो फिर अच्छा जी 80 लाख का 4 सालों में और 5 मंजिला, सुभान अल्लाह, चलो होगा डॉलर्स नो, अच्छा सुनो 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 सुनो, देखो देखो, पता होता है सेलर को, तो पता होता है, ठीक है, अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट का, एस्टिमेटेड है, मैं कब कह रहा हूं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट होगी, प्लस माइनस हो जाता है, कभी वो सर्दियां आ गई, स्मोक आ गई, ईंटें महंगी मिलने लग गई, कभी बारिशें ज्यादा तेज होने लग गई, अब लेबर बिठाने पर आपको कॉस्ट ही पड़ गई, तो ये अब नॉर्मेलिटीज आपकी आती रहती हैं, वो आपका मसला है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अंदाजा आपने एक लगाया होता है पहले, अगर आप बिल्डर हैं तो, ये वाला बिल्डर नहीं, बिल्डिंग वाला बिल्डर, ठीक है। अब कह रहा है जी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट की 65 लाख है, अब 2010 तक हम 20 लाख की कॉस्ट इनकर कर चुके हैं, अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्ट हमारा मीट कर चुका है, ठीक है। तो कैसे निकालें परसेंटेज, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कितनी कॉस्ट इनकर हो गई 20 लाख, अच्छा अगले साल में ये 20 में कुछ और ऐड हो जाएगा, फिलहाल छोड़ो, अभी इस साल में, अगले साल में ऐसा होगा जी। तो आज तक कितनी कॉस्ट इनकर कर चुके 2000, और टोटल इस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट इनकर होनी है 6500, तो 2000 बटा 6500 करोगे तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई। लेकिन ये किस मेथड के तहत होगी, इनपुट या आउटपुट, ये एंटिटी का लग रहा है, इधर कस्टमर को क्या मिल रहा था बन के घर कंप्लीशन वाला, कस्टमर को क्या मिल रहा है जिस मेथड से आपको नजर, जब कस्टमर को क्या मिल रहा है से स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालें, इसे कहते हैं आउटपुट मेथड, और एंटिटी का क्या लग रहा है से आप अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालें तो इसका मतलब इनपुट मेथड। किसी एमसीक्यू में आ जाए, बाकी कैलकुलेशन पे तो इसका कोई असर पड़ता नहीं है, इसलिए मैंने ये बात अभी कर दी, ठीक है। अब 31 दिसंबर रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू, उसने सिर्फ रेवेन्यू मांगा था, लेकिन अगली तैयारी हमने वैसे ही कर ली, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, अब सारा रेवेन्यू लेना है हमने और सारी कॉस्ट लेनी है, और इन पर सेम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा देनी है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, काम कितना हो गया, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक स्टैंडर्ड होता था IS 11, उसको भी ये खा गया था आके, IS 18 को भी खा गया था, IS 11 को भी खा गया था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इसने कवर कर लिया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो है, देखो आपके सामने। अब क्या करना है जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं ये स्टेप है, और उसके बाद जो रह गए हैं वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कर ली वो तो पहले ही आप देख चुके हैं इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहा जा सके कि इंपॉर्टेंट, एक टुकड़ा स्टैंडर्ड का, हर स्टैंडर्ड का बड़ा कीमती है जी। बताएं जी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 2000 तक आले, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड 6500, ये मैंने आपको थोड़ी सी ना नकल अगले सवाल की भी मरवाई है यहां पर, क्या अगले साल में 2000 इस साल लगा था,
लेट्स से 1500 अगले साल लग गया, तो फिर अगले साल के एंड तक कितना लग चुका, वो इस तरतीब पे चलेंगे। चलो अगला सवाल आने दो, दफा करो, इधर रहो पहले। अब जी कितने % काम हो गया है? 30 लो जी 32 कर लो बेटा, 31.6। हाँ कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, दोनों जगह एक ही लग जाएगा। मैं जरा सिंपल रखो, सीखते जाओ बस, ठीक है भाई। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई एक तरतीब पे आप कर लें, बस ये है, आपका लॉजिकल होना चाहिए। ये सारे लॉजिकल मेथड्स हैं, आपकी मर्जी है आप किस मेथड से रेवेन्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन जब एक से निकाल रहे हैं तो फिर आगे उसी से चलाएंगे, ठीक है। तो सारा रेवेन्यू, पहले रेवेन्यू लिखें, उस पर कितने %? 31% लगाओ, और सारी कॉस्ट पे भी 31%। अब सारा रेवेन्यू कितना है? 8000। तो 8000 का 30% अब आप रिकॉर्ड कर लें, रुपीज इन थाउजेंड्स जी, कितना? 2400 तुसी, और ये कॉस्ट होती तो ये भी लिख लेते और प्रॉफिट आ जाता, क्योंकि किसी एक सवाल में आगे जाकर वो कहेगा किसको? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अब इस बहस में ना जाओ, ठीक है। हाँ इतनी इनकर हुई है, लेकिन छोड़ दो अभी इस बात को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात मैं अगले सवालों में जाके करता हूँ, ठीक है। फिलहाल चलने दो, ऐसे ही समझो कि चलो कर दो 6500, फिर 6500, फिर सारी कॉस्ट, फिर 2000 नहीं लिखना, फिर 6500। मैंने इसीलिए पहले सवाल से लिखा है क्या, चलो फिर अगले सवाल की तैयारी पकड़ो, यहीं से पकड़ो फिर, ठीक है। हालांकि उससे सिर्फ रेवेन्यू मांगा हुआ है, मैंने कॉस्ट लिखना शुरू कर दी, तो फिर लिखो, फिर ये भी करो। अब सारे रेवेन्यू पे 40%, सारी कॉस्ट पे भी 40%। सारी कॉस्ट कितनी है बोलो? 6500, इसका 31% कितना बनता है? वो दो क्या, वो उस वजह से आ रहा है 2000 ही लिखो, ये 2000 ही होना है, क्योंकि ये यहीं से निकला था और यहीं से वापस आया। लेकिन आपको मैंने असल में इसकी तैयारी नहीं कराई। प्रॉफिट बता दो, अब इतना प्रॉफिट पहले साल कमा चुके हैं। लेकिन अब असल बात पता है क्या है? असल बात ये है कि चलो छोड़ो असल बात को, छोड़ो बस, ठीक है, सादा बात, बस स्टेप बाय स्टेप ही चलो। क्या? सारे रेवेन्यू सारी कॉस्ट, अगर आप यहां पर कर देना वही जो 30.9 था, तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एग्जैक्ट 2000, क्योंकि उसी 2000 से तो निकला है, ठीक है। बस ये है मसला। अगले सवाल में बताऊंगा मैं। बार बार ना पता नहीं दिल कर रहा है, फिर मैं कहता हूँ कहीं कल्टबाजी ना लग जाए। उल्टबाजी नहीं, कल्टबाजी। डी, हाँ अभी आ जाता है ना, आ ही जाना है वो तो, या तो ना बताना हो, आ रहा है। ये काफ़ी चीज़ें अभी ऑलरेडी इसमें ना मैंने पैक कर दी। हालांकि इसमें सिर्फ इस सवाल में असल में हमने सिर्फ ये निकालना था, ये अगली कहानी ये नहीं करनी थी, कर दी है ना, अब इतना काफ़ी है। इसको पर हजम करें, अगला स्टेप इंशाल्लाह, अगला कदम इंशाल्लाह फिर उस पर रखते हैं, ठीक है। बोले जी डी के अंदर क्या कह रहा है? ये सब कुछ करना है इसको, इस कॉन्सेप्ट को आज हमने घर पहुंचा देना इंशाल्लाह। लेकिन तो पहला सवाल मैं वो कराऊं जो मैंने आखिरी कराना है, तो फिर चारों टायर, ठीक है। हाँ जी, चौथा क्या मेथड है? लेबर आवर्स वर्कड फॉर 100 आवर्स। लेबर आवर वर्क कितने हुए हैं? लेबर कितने इस साल में, कितने घंटे काम की लेबर ने? 100, और टोटल आवर्स लगने कितने हैं? 600। अब ये भी इनपुट मेथड ही है, जैसे कॉस्ट है यहाँ पे आवर्स आ गए। ये भी क्या है? कितने इस बिल्डर के कितने घंटे इस टोटल प्रोजेक्ट पे लगने थे? 600। कितने लग चुके हैं? 100, ठीक है। तो बेस इस पे निकाल लें, ठीक है। अब रेवेन्यू, सारा लेंगे, उस पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगानी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालते हुए भी सारी कॉस्ट लेंगे और उस पर परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू सारा हमारे पास मौजूद है, और अब इस सवाल में कॉस्ट नहीं है, ओके, सारी कॉस्ट। अब ये नहीं कहना पिछले वाले की कॉस्ट उठा लें, कि उसमें फिर वही चीज़ आनी जो अभी सिखाई नहीं है। मकसद कहने का ये है कि इंडिपेंडेंट सिनेरियो है ना, तो इस सिनेरियो में नहीं है कॉस्ट, ठीक है, नहीं है कॉस्ट। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लें, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, कितने आवर्स लग चुके, कितने लगने हैं टोटल? 600 है। अच्छा 600, 100/600। तो इस हिसाब से देखें तो कितना काम हो गया। कोई जो बेस बनानी थी बस हमने तो ये बना लिया बेस जी, 16.67%। फिर इधर भी लिखो 30 पॉइंट कितना था, हाँ बोलो अब 30.7%। फिर इधर भी लिखा है तो इधर भी लिखो, फिर ऐसे तो ऐसे से
ताकि वो मैच भी कर जाए ना। ये बदलेगा थोड़ा सा शायद, ये भी बदलेगा थोड़ा सा शायद, देखी जासी, इंटू 30.7% इंटू 30.7%। ठीक है जी, ये 2000 हो गया। ऊपर वाला कितना है 2456, प्रॉफिट आ गया, थोड़ा सा फर्क पड़ा लेकिन चलो जरा, ये तो मैच हो गया ना कम अज कम। ऐसे ही अब यहाँ पे आपने बोला ना 16.67, तो सजा भुगती है आप, इंटू 16 पॉइंट ना जी ना आप 67 इंटू 16.67, 77% है। अच्छा अच्छा, नहीं आंसर नहीं आगे मैंने वो नहीं, वो रुपीज इन थाउजेंड राउंड होगा, रुपीज इन थाउजेंड। जी बोले। नहीं चोई साहब वो कर देंगे, मुंडे कर देंगे पान की हो गया चोई साहब, मैं लिख देना होने तो फोटो खींचना बात की करना है। 336.6 कैसे होता, तू रहने दे वीर, है रहने दे पुत्र, 1,333, अच्छा 1 नहीं सी लिखा है ना भाई ने, 1 इधर राउंड करूंगा मैं, क्योंकि अब रुपीज इन थाउजेंड है, वो इसलिए नहीं राउंड किया था कि वो फिर पता है ना ये रेट्स हैं परसेंटेज हैं इनके बारे में कहा होगा, इसीलिए मैंने वो वापस जाकर किया है, पैडी आदत ना पाओ। हाँ इधर राउंड कर लिया करो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मुझे नहीं पता, अब तो नहीं कहोगे ना तुम ये कर लें, पहले तुमने पकड़ा मुझे, मेरा बिल्कुल दिल में आएगा गोली चल जाएगी निकल जाऊंगा आगे, लेकिन नहीं, बैठे देने दूरबीन ला के, स्नाइपर्स, दूर अंदेश, प्रॉफिट। और प्रॉफिट, ठीक है जी, इसको अब नोट फरमा लीजिए। ठीक है जी, नोट फरमा लिया तो अच्छी बात है, नहीं फरमाया तो फिर अब पिक्चर ले लीजिए, बराए करम, वाओ मेहरबानी। ले जी इधर आए ना जरा, अब रेवेन्यू का रिकॉर्ड करना था ओवर टाइम, तो पार्ट ए में क्या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आई थी 40, पार्ट बी में क्या आई थी, अच्छा अब ये दोनों मेथड्स क्या थे जो कस्टमर को मिल रहा है, ठीक है। आइए ना, ये भी डिस्कशन है ऊपर, जब आप जाएंगे ना, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ेंगे, आप ही पढ़ेंगे, फिर मैं नहीं ना पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा दिया इसको। ये कौन से मेथड से निकला है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, आउटपुट मेथड से। ये आउटपुट मेथड्स का मतलब क्या है, मतलब ये है कस्टमर को क्या मिल रहा है, ठीक है, कस्टमर को क्या मिल रहा है, आउटपुट मेथड क्या बताते हैं जी, कस्टमर को क्या मिल रहा है। ठीक है जी, ओके। अच्छा अगली बात, दूसरे दो मेथड्स में क्या आंसर आया है, सी में क्या आया था, स्टेज ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या आया था सी में 30.7 और डी में 16.67। ठीक है जी, अब ये दोनों मेथड्स जिस तरह से स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल रहे थे, उसको हमने क्या कहा था, जिस तरीके से उन्होंने निकाला इसको हमने क्या कहा था जी, ये कौन सा मेथड है, ये कौन से मेथड से निकले हैं, बोलो, इनपुट मेथड। इनपुट मेथड को आसान अल्फाज में याद रखने का हमने क्या जुगाड़ किया है जी, ये कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम ये कहते हैं, देखो इनपुट मेथड, ये सेलर का क्या लग रहा है, ठीक है, एंटिटी का क्या लग रहा है, सेलर का क्या लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, आर्स लग रहे हैं, कोई भी ऐसी बेस हो जिसमें ये हो, सेलर का क्या लग रहा है, ठीक है। ओके डन, और सही है।
जी बिल्कुल बनाएं आप, मैं समरी बना रहे हैं। और वैसे समरी है, वैसे तो अब समरी ही है। आप एक सफ़े के ऊपर लिख लें 4 फैक्टर्स याद करने वाले। अब आप खुद लिखेंगे, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप यूँ लिखेंगे 4-5 फैक्टर जो रखने हैं एक लाइन में लिख लें, वो समरी यही है। अब ये दिमाग में ही रहने हैं आपके, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि ये नई चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। अब थोड़ी देर में इतनी पुरानी हो जानी कि आपने कहना वास्ता जब बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। तो समरी तो तब बनाओ जब एक बार चीज़ आई और फिर चली गई। ओ नहीं, ये तो भाई तय हुआ है, ये तो तय हुआ है कि इंशाल्लाह हम यहाँ से तैयार करके जाएंगे, तो तैयार करके ही जाएंगे भाई। वो बोर्ड अभी ना मिटाएं, वो पड़ा रहे। जरा यहाँ पर एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। आओ ऐसा करते हैं, हम ना पास्ट पेपर 9 पे चलते हैं। चलो, भाई ने पार्ट 2 का भी इशारा कर दिया मुझे। नाइन का एक या बी क्या है पढ़ने वाला, देखो जरा पढ़ के। ए क्या है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये वो था स्टूपा लिमिटेड है। हाँ लो जी, 1 ये ए कर चुके हम। ठीक है, और सी आपका होमवर्क हो गया। चेक करो जरा, हो सकता है आपसे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नेचर, टाइमिंग, अमाउंट, कंसिडर इफेक्ट द एस्टिमेट ट्रांजैक्शन प्राइस, डिफाइन टर्म ट्रांजैक्शन प्राइस। डिफाइन चलो आप शायद ना कर सको। लिस्ट डाउन द फैक्टर दैट मे अफेक्ट। तो ये 4 नंबर की सीधी सीधी थ्योरी आपने लिखनी है। अब भला बताओ, ये आपको याद करने की जरूरत है? आपको नहीं जरूरत है, आपको याद है। नहीं, आपको याद है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको याद है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि वो आपने अपने अल्फाज में कहीं लिख लेना है मिलता जुलता। ये बातें कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, नॉन कैश कंसीडरेशन, ये फैक्टर सारे इफेक्ट करते हैं ना। तो लिस्ट डाउन करने हैं। जस्ट क्या बोला है उसने? लिस्ट डाउन। एक्सप्लेन का तो बोला ही नहीं। यशी, हाँ जी। बी पार्ट पढ़ें जी जरा। बी पार्ट में कंप्यूट प्रॉफिट बी रिकॉर्डेड इफ वन अलग है, पहले वन है। चलो जी पढ़ो। सवाल अब पहले पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने, बड़े हो गए माशाल्लाह, बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। पेपर च ना नवा कोई चंद चढ़ा देना। मैं इस सवाल को यहीं करना चाह रहा हूं। आमिर भाई, जब तक बच्चे सवाल पढ़ रहे हैं आप पार्ट 2 शुरू कर लें।